अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और उसके पीरियोडिक टेबल में इन पीरियड क्या ट्रेंड्स हैं, और फिर हमने उसकी रीजंस देखनी है। फिर हमने एक एग्जांपल के तौर पे थर्ड पीरियड को स्टडी करना है जो कि सेकंड ईयर में सिलेबस के अंदर मौजूद है। सबसे पहले देखिए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the most loosely bonded electron from the isolated gaseous atom। यानी अगर आपके पास एक isolated gaseous atom है, से this is an atom A, आप इसको ionization energy देते हैं तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्विट कर देती है, और एक इलेक्ट्रॉन क्विट करने के बाद इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। यानी उसने अपना मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो ये बन गया आपके पास आयन बन गया। नहीं, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता है। इसके लिए जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है वो ये है कि आपके पास ये जो एटम है ये गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में और आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है, तो प्रैक्टिकली जब आप सोडियम को देखते हैं तो सोडियम एक सॉलिड है। अब सॉलिड को आप हीट करेंगे और उसको आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सोडियम पहले मेल्ट करेगा। अब सोडियम को मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको फ्यूजन एनर्जी कहा जाता है। अब ये कैलकुलेट नहीं की जाएगी। उसके बाद आप सोडियम को मोल्टन स्टेट से फिर हीट करेंगे और वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। अब इसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। ये भी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। वंस द सोडियम हैज बिकम गैसियस, यानी उसके एटम्स अलग अलग हो गए हैं, उनके दरमियान मेटालिक बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं, तो अब जब उसको एनर्जी दे के आप उसको उसके सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 मोल अगर आपके पास सोडियम है तो 1 मोल एटम्स यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स को अगर आप एनर्जी देते हैं और उसमें से हर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को क्विट कर देते हैं और सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाते हैं, आपकी बार जो आपने एनर्जी दी वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। यानी आइसोलेटेड गैसियस एटम से लेके एक पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन बनाने तक जो एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं उसको आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सो आप याद रखिएगा कि इसमें मिनिमम एनर्जी की बात होती है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये तो आगे इसकी डेफिनेशन के आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। इसकी जो यूनिट है वो है किलो जूल्स पर मोल। यानी 1 मोल एटम्स में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको 1 मोल आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो हम चीज पढ़ने लगे हैं वो है ट्रेंड्स। यानी ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में जब आप देखते हैं टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, तो अभी जो हमने ट्रेंड देखना है वो लेफ्ट टू राइट ट्रेंड है। अब लेफ्ट टू राइट ट्रेंड जो है उसको हम कैसे देखते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं तीसरे पीरियड को एग्जांपल के तौर पे लूंगा। थर्ड पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। दिस इज द थर्ड पीरियड। अब इसमें हमने देखना यह है कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है। तो आयनाइजेशन एनर्जी increases from left to right। Ionization energy increases from left to right। ये एक generalized trend है। यानी अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो ये आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। यानी ये जो ट्रेंड है ये इंक्रीज का ट्रेंड है। अब इंक्रीज का जो ट्रेंड है उसके हमने रीजंस देखनी है, उसमें एनॉमलीज देखनी है और ये देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स कितनी कितनी हैं। तो हम देखते हैं कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है 496 किलो जूल्स पर मोल। जो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 738 किलो जूल्स पर मोल। और एल्यूमिनियम के केस में ये आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, यानी 578 जो है इसकी वैल्यू होगी। फिर आपके पास सिलिकॉन आ गया। सिलिकॉन की एनर्जी जो है वो आ जाती है 786। फास्फोरस की है 1012।
और सल्फर की है 1000। इसी तरह से आगे अगर आप चलते चले जाएं तो क्लोरीन की इससे ज्यादा है, आर्गोन की इससे ज्यादा है। सो दीज वैल्यूज आर देयर। अब ये वैल्यूज हमें बता रही हैं कि जनरली लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब हमने ये देखना है कि ये इंक्रीज क्यों कर रही है और इसकी रीजंस क्या है। तो देयर आर 4 रीजंस। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं, इसकी 4 हम रीजंस पढ़ते हैं। नंबर वन इज द atomic size. Now, what is the relationship of atomic size with the ionization energy values? तो हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज जितना छोटा होता चला जाता है, जितना स्मॉलर एटम होता है, उतनी ही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा होती है। सो इट इज इनडायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इसकी क्या रीजन है कि साइज जो डिक्रीज करता चला जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती चली जाएगी। तो देखिए दो एटम्स को मैं देखता हूं, एक एटम इतना है और एक एटम इतना है। ये न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अब आप देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमने क्विट करना है तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, और इस इलेक्ट्रॉन को क्विट करना है तो ये डिस्टेंस कम है। यानी यहां पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यहां पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी और यहां पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी। इसका डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है, और इसका डिस्टेंस कम होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होती है। अब जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, मोर अट्रैक्शन एंड मोर आयनाइजेशन एनर्जी, एंड लेस अट्रैक्शन एंड लेस आयनाइजेशन एनर्जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि साइज जो बड़ा होता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, साइज जो छोटा होता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। ये आ गया आपके पास सबसे पहला एक यानी रीजन हम देखते हैं। उसके बाद हम दूसरा यानी इसकी दूसरी रीजन देखते हैं, दैट इज नंबर 2, एंड दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। इट मींस दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी बी एटम में ज्यादा होते चले जाएंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे उन प्रोटॉन्स की पुल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते चले जाएंगे, उसी तरह से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू क्विट द इलेक्ट्रॉन्स। मिसाल के तौर पे अगर सोडियम को हम देखते हैं तो 11 प्रोटॉन है। अब 11 प्रोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन यानी उसमें से जब निकालेंगे तो पुल कम होगी, लेकिन जब प्रोटॉन का नंबर 15 या 16 या 17 है तो अब उन प्रोटॉन्स की पुल जो होगी वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाती है। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो है शील्डिंग इफेक्ट। नाउ थर्ड वन इज शील्डिंग इफेक्ट। अब देखिए शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हो रहा हो तो साइज बड़ा हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन आप देखते हैं कि पीरियड नंबर 3 में चूंकि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, इन सारे एलिमेंट्स के लिए शील्डिंग इफेक्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स का है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल है, थर्ड शेल में जा रहे हैं, तो दूसरे शेल तक कंप्लीशन ऑफ शेल की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द शील्डिंग। तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, लिहाजा यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट का कोई असर नहीं होगा। लेकिन जनरली मैं इसको लिख रहा हूं कि अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन रिमेन्स कांस्टेंट विद इन दिस पीरियड, बिकॉज इस पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 इज द नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। Now, nature of the orbital, यानी if it is s orbital or p orbital or d orbital, और उस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट किस तरह की है, तो इससे हमें पता चलता है कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होगी। यानी थोड़ा बहुत नेचर ऑफ द ऑर्बिटल का भी आयनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि ये इफेक्ट कैसे होता है। एक ग्राफ के जरिए मैं आपको बताऊंगा और फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा।
स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है जिसमें आयनाइजेशन एनर्जीज को वर्टिकली लिखा गया है अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज, एंड ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है ये एटॉमिक नंबर्स हैं जिसमें मैंने थर्ड पीरियड को शो किया है फ्रॉम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम टू ऑनवर्ड्स। इसमें मैंने एक ग्राफ के जरिए आपको बताया है कि किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ज़्यादा हो रही हैं और कम हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट ना सिर्फ साइज कम हो रहा है बल्कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। अब साइज कम होने और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जीज का एक जनरल ट्रेंड हमें नजर आ रहा है जो कि इंक्रीज है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज इंक्रीज। अब अगर मैं यहाँ पे डॉट्स लगाऊं तो ये एक इंक्रीज हमें नजर आ रही है, यानी इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन बट एक्सेप्ट टू थिंग्स। यानी यहाँ पे एक जो एनोमली हमें नजर आ रही है वो मैग्नीशियम की एनोमली है और एक एनोमली हमें नजर आ रही है फास्फोरस की एनोमली। यानी ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जीज ट्रेंड से हटके एक्सेप्शनली थोड़ी ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है, एक्सेप्शनली क्यों ज्यादा है, इसमें तीसरी रीजन आएगी, यानी नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। अब नेचर ऑफ द ऑर्बिटल क्यों, देखिए मैग्नीशियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो द कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2, यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2। अब अगर आप देखते हैं कि ये ऑर्बिटल 3s है, 3s ऑर्बिटल, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं और ये शेल कंप्लीटली फिल्ड है। तीन तरह के ऑर्बिटल्स को स्टेबल ऑर्बिटल्स कहा जाता है। वन, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। नंबर टू, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी जहां पे उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में 2 हैं, p में 6 हैं, इसी तरह से d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिस ऑर्बिटल में कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज अ वेरी स्टेबल ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि s ऑर्बिटल कंप्लीट है, जबकि सोडियम के केस में 3s1 है, यानी s ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं है। तो ये जो कंप्लीट ऑर्बिटल है ये उसकी वजह से स्टेबिलिटी आई है, स्टेबिलिटी इन द इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट लीड्स टू अ हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब इस स्टेबिलिटी की वजह से इस मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसी तरह से जब हम फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब फास्फोरस की हम आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू देखते हैं तो वो थोड़ी सी ज्यादा है। अब उसकी रीजन क्या है कि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करते हैं तो वो कुछ इस तरह से है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज 3s ऑर्बिटल एंड दीज आर 3p ऑर्बिटल्स, 3px, 3py एंड 3pz ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल जो बाकी तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक ऑर्बिटल में जाएंगे। px में एक इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन, pz में एक इलेक्ट्रॉन। नाउ आप देख रहे हैं कि p ऑर्बिटल्स में एक बड़ी इवन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई है, यानी आप देखते हैं कि दिस ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। अब जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो भी एक स्टेबल ऑर्बिटल होता है और उसकी एनर्जी कम होती है, लिहाजा उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्विट करने के लिए वी हैव टू गिव मोर एनर्जी। तो फास्फोरस और मैग्नीशियम की रीजन हमने ये पढ़ी कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स जहां से इलेक्ट्रॉन को क्विट करना होता है दे आर स्टेबल ऑर्बिटल्स ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दो एनोमलीज इस वजह से आ रही हैं। बाकी जनरल ट्रेंड्स आपने देख लिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यूज क्या हैं, ये हमारे सामने लिखी हुई हैं। जनरल ट्रेंड्स में मैग्नीशियम की वैल्यू और फास्फोरस की वैल्यूज जो हैं दे आर पोजिंग द एनोमलीज, और इस एनोमलीज की वजह हमने देखी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी। इसके बाद हमारे पास एक और चीज जो आयनाइजेशन एनर्जी में ये बताने वाली है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू is always greater than the first one. The third ionization energy value is greater than the second and first one. यानी अब second ionization energy value का मतलब क्या है कि आप जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आप कितनी एनर्जी देंगे, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। वो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मैग्नीशियम को यहां पे, अगर हम इस एटम के बजाय मैग्नीशियम लिखते हैं, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +1 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आपने क्विट किया तो मैग्नीशियम +1 बन गया। आपने एनर्जी दी 738 किलो जूल्स पर मोल। अब जब आप एक और इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव करके इसको Mg+2 बनाएंगे
और एक इलेक्ट्रॉन और यहां से क्विट करा लेंगे। अब ये E1 है यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, एंड दिस इज E2, दिस इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, दिस इज 1452 किलो जूल्स पर मोल। तो ये जो वैल्यू है दिस इज ऑलमोस्ट डबल देन द फर्स्ट वन। हालांकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला और यहां पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला। इसकी रीजन क्या होती है? थर्ड के लिए वैल्यू और भी ज्यादा हो जाएगी, बल्कि बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि थर्ड के लिए इलेक्ट्रॉन को इनर शेल से रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखिए कि ये एनर्जी क्यों ज्यादा हो गई है। उसकी वजह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वजह कि जब एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम एटम के आउटर मोस्ट शेल से निकाल दिया जाता है तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है यानी वन इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग इन द आउटर मोस्ट शेल दैट कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जब वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जीरो हो जाती है, तो जब न्यूक्लियस के करीब आएगा तो उस पे प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। सो हम लिख सकते हैं दैट E2 is greater than E1 and the reason is what? Effective nuclear charge. Effective nuclear charge that increases in Mg+1 as compared to Mg. तो स्टूडेंट्स, आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में उसके ट्रेंड्स पढ़े हैं थर्ड पीरियड में, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, उसकी वैल्यूज के बारे में पढ़ा है, इसकी यूनिट के बारे में हमने पढ़ा है, और फिर हमने ग्राफ के जरिए उसके रीजंस को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच।